नमस्कार, आज हम स्मृति यानी मेमोरी को देखेंगे। व्यक्ति को अच्छी तरह से जीवन संचालन के लिए मेमोरी यानी स्मृति की आवश्यकता पड़ती है। स्मृति के आधार पर ही वह अपने मानसिक क्रियाओं का संचालन करता है। इसलिए इसका व्यक्ति के जीवन में एक उत्तम स्थान होता है। इसके बिना व्यक्ति अपने कार्यों का संचालन सही ढंग से नहीं करता। अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति के पास मेमोरी नहीं रहेगी तो वह किसी भी कार्य को नहीं सीख सकता। यहाँ पर देखते हैं, अधिगम जो है सीखने की प्रक्रिया में स्मृति की आवश्यकता होती है। अधिगम के लिए स्मृति की आवश्यकता होती है। इसके लिए छात्र को किस विधि से प्रशिक्षण या शिक्षा दी जाए जिससे कि दिए गए ज्ञान अधिक से अधिक समय तक उसके मस्तिष्क में रहे और उचित समय आने पर छात्र उस ज्ञान का उपयोग कर सके। स्मृति का प्रयोग उसी आधार पर किया जाता है ताकि छात्र किसी भी शिक्षण प्रक्रिया या किसी चीज को भी अधिगम करते हैं तो उनको आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सके आवश्यकता पड़ने पर। यहाँ पर स्मृति के अर्थ में बताया गया है कि स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। यह अनुभव पर आधारित होता है। ये परिभाषा है। स्टार्ट ने कहा कि स्मृति जो है एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यानी फिर से चीज जो दोहराया जाता है। वुडवर्थ का कहना है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। मैकडूगल का कहना है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। स्मृति का प्रक्रिया देख लेंगे। अंक 4 प्रक्रिया है इसके। सीखना, फिर उसके बाद धारण करना, फिर पुनः स्मरण, फिर पहचान। सीखना जो है स्मृति का पहला अंग है। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हम सीखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद धारण करते हैं। स्मृति का दूसरा अंग है धारण करना। सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संजोया जाता है। पर जो सीखी हुई बात रहती है, जो बात हम सीखते हैं कुछ समय बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है, उसको हम थोड़ा भूल जाते हैं। वहां वह निष्क्रिय दशा में रहती है। इस दशा में वह कितने समय तक संचित रह सकती है यानी याद रह सकती है, या व्यक्ति के धारण शक्ति पर विशेष निर्भर करता है, उनके आईक्यू पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे बातें हैं जो अपने अनुभव को अधिक समय तक स्मरण रखने में सहायक होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अगर किसी चीज को सीखता है तो वह अधिक लंबे समय तक याद रखता है। अधिक अच्छी विधि से अगर सरल तरीके से सिखाया जाए तो स्मरण अधिक समय तक रहती है, यानी कि अधिक समय तक याद रहता है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाता है उनमें अधिक स्मरण क्षमता का विकास होता है। अधिक लंबे समय तक वो नहीं याद रहता है व्यक्ति को। रुचि व ध्यान से सीखी हुई बात अधिक समय तक स्मरण रहती है। कठिन और जटिल बातों की अपेक्षा सरल व रोचक बात अधिक समय तक स्मरण में रहती है। अत्यधिक दुख, सुख, भय, निराशा आदि की बातें मस्तिष्क पर इतनी गहरी छाप अंकित छोड़ जाती है कि वह बहुत समय तक याद रहती है। ऐसी घटनाएं हमेशा लंबे समय तक याद रहता है। फिर उसके बाद पुनः स्मरण का स्टेज आता है जो स्मृति का तीसरा अंग है, यानी कि फिर से दोहराया जाता है। जिस चीज को हम लोग सीखते हैं फिर उसको एक बार दोहराया जाता है तो पुनः स्मरण उसे बोला जाता है। इसका अर्थ है कि सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। जो बात जितनी अच्छी तरह धारण की गई है उतनी ही सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है, पर ऐसा सदैव नहीं होता। भय, चिंता, शीघ्रता, परेशानी आदि पुनः स्मरण में बाधा उपस्थित करते हैं। जब वह इंसान को या बालक को जो भी हो, जब टेंशन में रहेंगे या किसी प्रकार की डर रहती है, उनके साथ किसी तरह की समस्या होती है
तो पुनः स्मरण में फिर से याद करने में उन्हें बाधा उत्पन्न होती है, ये नहीं याद कर पाते हैं क्योंकि उनका हमेशा ध्यान उसी चिंता और भय की ओर लगी रहती है। बालक भय के कारण भली भांति स्मरण पाठ को अच्छी तरह नहीं सुना पाता है। हम जल्दी में बहुत से काम करना भूल जाते हैं प्राय। फिर उसके बाद पहचान। स्मृति का चौथा अंग है पहचान। इसका अर्थ है कि फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती ना करना। जो स्मरण करना है उसमें किसी प्रकार की गलती ना करना। प्रकार देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। स्मृति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, उसे देखेंगे। प्रकार हम बाद में देखेंगे, सबको एक एक करके देखेंगे। यह है शारीरिक दशा, अधिगम की मात्रा, सामग्री की सार्थकता, रुचि, अभ्यास, अंतराल, अभिप्रेरणा, संवेगात्मक अवस्था, मानसिक तत्परता, मानसिक विधि, व्याधि या बीमारी, अधिगम की विधियां। शारीरिक दशा व्यक्ति की स्मृति को उनकी शारीरिक दशा प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता, स्वस्थ रहता है, तो उनका मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ता है और वो एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कम स्मरण कर पाते हैं, यानी कि उनकी मेमोरी क्षमता, पावर जो है कम हो जाती है। वो किसी चीज को जल्दी याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अस्वस्थ रहते हैं। अधिगम की मात्रा यह प्रमाणित है कि लंबी सामग्री को पढ़ने के अतिरिक्त उसे धारण करने में भी कठिनाई। जो लंबे चीज रहते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ना है और वो लंबा है, तो उसे धारण करने, याद करने में कठिनाई होती है। मेमोरी में उसका स्मरण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे कार्य में कम समय तथा कम परिश्रम के कारण सही रूप से तथा अधिक समय तक धारण किया जा सकता है। जो छोटा काम होता है, या लेसन को ले लीजिए, छोटा होता है, वो सरलता से याद हो जाती है और अधिक लंबे समय तक भी याद रहती है, भूलने का चांस कम रहता है। सामग्री की सार्थकता। सार्थक सामग्री जो है अधिक समय तक स्मृति में बनी रहती है। तो सार्थक सामग्री व्यक्ति के स्मरण शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अभ्यास। सीखी गई वस्तु या कार्य को बार बार अभ्यास या दैनिक जीवन, यानी कि हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे विस्मरण होने लगती है, हम भूलते जाते हैं। अभ्यास के द्वारा अधिगम प्रक्रिया में जो संबंध सबल है, वे अभ्यास के अभाव में निर्बल हो जाती है, यानी कि हम भूल जाते हैं। अगर अभ्यास उसका नहीं करेंगे और कभी प्रयोग करना, मतलब उसका प्रयोग करना भी छोड़ देंगे, तो हम पूरी तरह से भूलने लगते हैं उस चीज को। रुचि और मानसिक तत्परता। मानसिक तत्परता पर व्यक्ति की रुचि तथा आदत का प्रभाव होता है। अतः मानसिक तत्परता जो होता है, क्षमता होती है, व्यक्ति की स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। समय अंतराल। यह प्राचीन विचारधारा है कि अधिगम के बाद जितना समय अंतर होता जाता है, उतना ही तथ्य या घटनाओं का विस्मरण होने लगता है। अगर किसी चीज को हम सीखते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि उसको समय के अनुसार भूलते जाते हैं। अतः समय अंतर स्मरण की क्षमता को, याददाश्त क्षमता को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा। जब व्यक्ति किसी सीखी हुई बात या अनुभव को याद रखने के लिए अभिप्रेरित होता है, यानी अंदर से मोटिवेट होता है। इसे दूसरे शब्दों में देखा जाए, जब किसी अनुभव, प्रशिक्षण या घटनाक्रम को स्मरण रखना व्यक्ति की जरूरत होती है, तब उसकी स्मृति भी अधिक होती है। यानी कि जब आवश्यकता होती है तो उसकी स्मृति क्षमता का भी पावर बढ़ जाता है। जब आवश्यकता नहीं होती है तो व्यक्ति भूलते जाता है। एग्जाम को ले लीजिए, जब एग्जाम आती है तो बालक पढ़ना शुरू कर देता है, और जब एग्जाम नहीं रहता है तो टेंशन फ्री रहता है, उस चीज को धीरे धीरे पढ़ाई हुई चीज को भूलने भी लगता है। संवेगात्मक अवस्था। संवेग दशा में व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे तथ्य एवं घटनाओं का विस्मरण होने लगता है।
संवेग में यहाँ पर ले लेंगे भय, क्रोध, आक्रमण की अवस्था। सीखी गई सामग्री को धारण सही रूप से नहीं कर पाते। संवेग में आ जाता है आपका भय, क्रोध, खुशी, ईर्ष्या, ये सब आ जाएंगे संवेग में। ऐसी स्थिति में स्मृति में रख पाना किसी चीज को असंभव है। मानसिक रुकावट, मानसिक रुकावट भी सीखी हुई सामग्री को धारण करने में बाधा उत्पन्न करती है, अतः स्मृति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिगम की विधि, इस विधि का प्रभाव भी स्मृति पर पड़ता है। विषय तथा सामग्री के आधार पर उचित विधि का प्रयोग कर स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। अनेक प्रकार की अधिगम की विधियां होती हैं, लेकिन विषय और सामग्री के आधार पर उसका उचित प्रयोग करके स्मृति क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। स्मृति विकसित करने के उपाय या शिक्षण में प्रयोग। स्मृति को कैसे विकसित किया जा सकता है? रुचिपूर्ण शिक्षण होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया ऐसे ही होनी चाहिए जिसमें बालक को रुचि हो पढ़ने में। दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता होनी चाहिए, प्रोत्साहन दिलाना चाहिए बालक को। सार्थक अधिगम, सरल तरीके से अधिगम कराना चाहिए। पूर्व ज्ञान से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए जो पहले बालक ने पढ़ा हो। दोहराना, पुनरावृत्ति, अगर किसी चीज को बार बार पढ़ाया जाए या दोहराया जाए तो स्मृति क्षमता वो अधिक समय तक बनी रहती है, स्मरण अधिक समय तक रहता है। स्मरण के अधिक अवसर प्रदान करना। संवेगात्मक स्थिरता पहले से समझना, यानी कि हमेशा प्रैक्टिस कराते रहना चाहिए क्लास में, जैसे टीचर द्वारा टेस्ट लिया जाता है समय समय पर। संवेगात्मक स्थिरता हो गया, यानी कि जो प्रेम, ईर्ष्या, ये सब की भावना होती है, भय, वो स्थिर रहना, ये नहीं कि हमेशा चेंज दिखना। स्थिरता के साथ शिक्षण प्रक्रिया को चालू रखना। पहले से समझना, यानी पूर्वानुभव। तो सबका एक्सप्लेन करते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण, जो रुचिपूर्ण शिक्षण होती है वो छात्रों द्वारा बार बार प्रयोग किया जाता है उसको, वो रुचि के साथ बार बार पढ़ते हैं उसी चीज को, जो कि लंबे समय तक उनकी स्मृति का हिस्सा बना रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षक को बालक में हमेशा उन लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करना चाहिए, यानी कि हमेशा उनको प्रोत्साहन करते रहना चाहिए कि आप ये चीज कर सकते हो। अनेक महापुरुषों का भी उदाहरण देना चाहिए उनके सामने, जिससे अध्ययन की गई सामग्री तुरंत वो भुला ना सके, विस्मरण ना कर सके। एकाग्रता, शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा इस बात का पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए कि बालक अपने पठन सामग्री को एकाग्रचित होकर, यानी एकाग्र होकर ग्रहण करें। एकाग्रता जो होती स्मृति में वृद्धि करती है। अगर किसी चीज को एकाग्र होकर मन शांत कर पढ़ा जाए तो वो अधिक लंबे समय तक व्यक्ति को याद रहता है, स्मृति में रहता है उनका। प्रोत्साहन, बालक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि उनकी स्मृति क्षमता अच्छी है तथा उन्हें और अच्छी विधियों का प्रयोग करने को कहना चाहिए। बालक को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो है आप बहुत अच्छे पढ़ते हैं, और उनकी जो अच्छी विधि है पढ़ाने की वो चीज का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक सरलता से समझ सके। पूर्व ज्ञान से संबंधित शिक्षा, अगर बालक को शिक्षा दिया जा रहा है और पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, पूर्व विषय से संबंधित हो, तो उस शिक्षा को वो जल्दी ग्रहण करते हैं। सार्थक अधिगम, अगर अधिगम प्रक्रिया सरल हो तो बालक उसे आसानी से ग्रहण करते हैं और अपनी स्मृति पावर को, क्षमता को बढ़ाते हैं। पुनरावृत्ति, बालक को अगर जो लेसन पढ़ाया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है, तो स्मृति में बने रहने के लिए उसे समय समय पर दोहराया जाना चाहिए।
जो क्लासरूम में भी टीचर के द्वारा किया जाता है। स्मरण के अधिक अवसर प्रदान करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को अधिगमित विषय सामग्री या अनुभव की पुनः याद करने के अवसर बार बार प्रदान करना चाहिए, जिससे कि उनके मस्तिष्क सक्रिय दशा में रहे और स्मृति का ह्रास न हो। संवेगात्मक स्थिरता, तो भय, क्रोध या अत्यधिक प्रेम, कष्ट, थकान, परेशानी, लगाव की दशा में जब ऐसी स्थिति होती है तो सीखी गई सामग्री इन दशाओं में वो उसका पतन होने लगता है, वो बालक नहीं सीख पाता ऐसी स्थिति में। अतः बालक को उक्त दशाओं में पाठ याद करने या अध्ययन करने को से रोकना चाहिए। यानी कि जब वो टेंशन में हो, थकान हो उनके सामने, वो थकान महसूस जब कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पढ़ने बैठेंगे तो स्मृति उस चीज को नहीं कर पाएंगे, ग्रहण अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, स्मृति में नहीं ला पाएंगे। पहले से समझना, बालकों को जो पाठ याद करने के लिए दिया जाए इसका अर्थ उन्हें पहले ही पूर्ण रूप से समझा दिया जाए ताकि वो स्मृति अच्छी तरह से कर सकें। अब प्रकार देख लेते हैं जो पहले लिखा हुआ था टॉपिक हमारा। 3 प्रकार है इसका। संवेदी स्मृति, इसका लेवल बहुत कम, सबसे कम होता है। फिर अल्पकालिक स्मृति, इसके संवेदी स्मृति से थोड़ा ज्यादा होता है। दीर्घकालिक उससे भी ज्यादा होता है। तो संवेदी स्मृति देखते हैं। ये वैसी स्मृति को कहा जाता है जिसमें सूचना को, यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं, सामान्यतः 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए व्यक्ति रख पाता है। यानी कि जिस चीज को हम सुने किसी के द्वारा तो उसको हम 1 सेकेंड या उससे कम अवधि के लिए ही रख पाते हैं संवेदी स्मृति में। इस स्मृति में प्राप्त सूचनाओं को उनके मौलिक रूप में, अर्थात उसमें बिना किसी तरह के फेरबदल किए ही रखा जाता है। संवेदी स्मृति को संवेदी संचयन या संवेदी छाप भी कहा जाता है। ये 2 तरह की होती है। एक है आपका प्रतिमा संबंधी स्मृति और एक प्रतिध्वनि संबंधी स्मृति। फिर इसके बाद आता है हमारा लघु अवधि स्मृति या अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति में सूचना अत्यंत सीमित समय के लिए भंडारित रहती है। इस भंडारण में वह सूचना रहती जो वर्तमान काल की हो तथा तत्कालीन रूप से ग्रहण की गई है। इसके लिए कुछ अन्य नाम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्यकारी स्मृति, सक्रिय स्मृति, तत्कालीन स्मृति एवं प्राथमिक स्मृति आदि। अल्पकालिक स्मृति में सूचनाओं का भंडार 30 सेकंड से 1 या 2 मिनट तक ही हो सकता है, जबकि संवेदी स्मृति में 1 सेकंड से या उससे कम अवधि के लिए था। और जबकि इसमें लघु अवधि अल्पकालिक स्मृति में हमारा 1 या 2 मिनट तक, 3 सेकंड से 1 या 2 मिनट तक हो सकता है। फिर उसके बाद सूचनाओं का विस्मरण यानी फिर भूल जाता है, चेतन अवस्था में चली जाती है। ये लंबा है। दीर्घकालिक स्मृति, इसमें समय क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता अधिक है, स्मरण करने की क्षमता। कोई छात्र यह बता सके कि पिछले दिन कक्षा में, ये उदाहरण के लिए आपके पास, उसे क्या पढ़ाया गया। वयस्क व्यक्ति यह बताता है कि प्राथमिक कक्षा में उसके विज्ञान के शिक्षक का क्या नाम था या कक्षा की पहली पाठ का शीर्षक क्या था, तो स्पष्ट है। यानी कि एक दिन पहले के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई टीचर अगर पूछते हैं कि कल क्या पढ़ाया गया था, कल क्या शीर्षक था हमारा टॉपिक का, इन तीनों दशाओं में वह अपने दीर्घकालिक स्मृति का उपयोग कर रहा है, यानी लंबे समय का याद कर रहा है, कल के बारे में याद कर रहा है। जबकि पिछले में हम देखें अल्पकालिक स्मृति में कि वो 1-2 मिनट तक के लिए ही याद रख सकता है, और संवेदी स्मृति में देखें कि कुछ सेकंड से 1 मिनट के लिए ही याद रख सकता है, जबकि दीर्घकालिक में लंबा अवधि है। इस प्रकार दीर्घकालिक स्मृति किसी सूचना अथवा अनुभव या घटना को वह पुनः स्मरण रखता है। स्मृति अथवा सीख लेने के बाद कई मिनट, कई घंटों और कई दिनों और कई वर्षों के बाद भी याद रखता है, व्यक्ति को याद रहता है। तो दीर्घकालिक स्मृति जो है वो सबसे अधिक लंबे अवधि की होती है, जिसमें लंबे समय तक व्यक्ति याद रख सकता है। स्टाउट के अनुसार स्मृति के प्रकार हैं, देख लीजिए।
स्मृति जो है एक मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति किसी भी चीज को सीखता है और उनमें अपना चिंतन मनन करता है। स्मृति के बिना व्यक्ति किसी भी चीज को नहीं सीख सकता, इसलिए व्यक्ति के जीवन में इसका उत्तम स्थान होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।